हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 11th जिसका नाम है कोनिक सेक्शंस। और कोनिक सेक्शंस के अंदर हमें चार चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सर्कल के बारे में, देन पैराबोला, देन एलिप्स एंड देन हाइपरबोला। तो सर्कल को पढ़ने के लिए जैसा कि लास्ट चैप्टर जो हमने देखा था स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ठीक है, कि होमोजेनियस इक्वेशन वगैरह। तो काफ़ी कुछ रिलेट है वहाँ से पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइज कर लें और उसको अच्छे से दिमाग में रखते हुए थ्रू आउट द चैप्टर हमें ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि कई आर्टिकल इसके अंदर ऐसे हैं जहाँ पर लाइन एंड सर्कल है तो हमें वो सारी चीज़ें भी हेल्प उनसे भी लेनी पड़ेगी और उनके फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर यूज़ होंगी, ठीक। अब इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों है? कोनिक सेक्शन इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम जो चार चीज़ें पढ़ रहे हैं, बेसिकली सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, इन चारों चीज़ों के लिए ये चारों चीज़ें है ना, कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम कोन से एक तरीके से अगर हम ये चीज़ें ढूंढें, फाइंड आउट, मतलब आप इन चारों चीज़ों को, ठीक है, कौन से सेक्शन ही उसको किस तरह से कट करके आप इन चारों चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर आप सोचो कोन के बारे में, तो जो कोन का बेस होता है वो तो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है। तो वहाँ से आप सर्कल ले सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इस चैप्टर को हम कोनिक सेक्शन के नाम से पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल से, करेक्ट है, सर्कल से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं सर्कल से स्टार्ट करूं तो सर्कल से स्टार्ट करने के लिए आपने क्लास 9th या 10th में सर्कल में कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती हैं, तो हमें वहाँ से थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ चीज़ों को, क्योंकि हमें कुछ थ्योरम्स वगैरह भी आनी चाहिए जो हमने प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं। जैसे टेंजेंट रिलेटेड थ्योरम होती है, आर्क रिलेटेड थ्योरम होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर जब हम डालते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक। बाकी कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें सर्कल में हमें आना चाहिए। तो लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक थ्योरम्स के साथ जो हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ी। तो सबसे पहला जो है अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं सर्कल की, तो सर्कल की डेफिनेशन आप सर्कल को ऐसे इन जनरल डिफाइन कर सकते हो कि ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है, और वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट, जिसको आप सेंटर बोलते हो, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर हम उस पाथ को ट्रेस करेंगे तो वो पाथ जो है वो सर्कल को बनाएगा, है ना। जैसे कि ऐसे मैं समझाऊं इसको, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट h, K है। ये एक मूविंग पॉइंट है, ये प्लेन में मूव कर रहा है और इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये जो एक पॉइंट C है जिसको आप सेंटर बोलते हो, ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। अब ये पॉइंट P अगर मूव करे इस प्लेन में और इस तरह से मूव करे कि इससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, यानी कि ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो। अगर ये सारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये जो आपको जो पाथ मिलेगा, ये क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो इस पॉइंट P का लोकस जो है वो क्या कहलाएगा, सर्कल। तो लोकस बेसिकली क्या होता है, लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, करेक्ट, ये हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखे फिर आगे चलते हैं। ठीक, करेक्ट है। तो ये हमने बनाया। आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब द कर्व ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। देखो, ठीक है, कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं। जो हमने ये पॉइंट, मूविंग पॉइंट था, जो मेरा पॉइंट P था, ये मूव कर रहा था प्लेन में, है ना। तो जब ये प्लेन में मूव कर रहा था तो इस तरह से मूव कर रहा है, करेक्ट है।
तो ये पॉइंट P आपने जो इसने जो पाथ बनाया जिसको आप लोकस बोल रहे हो मैथ्स में, तो ये जो पाथ है वो सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, है ना, इसको आप बोलते हो सर्कमफेरेंस। आगे क्या है, ठीक, सॉरी इधर आना चाहिए, हाँ ठीक है। सर्कमफेरेंस, द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल इज सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। तो बेसिकली जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हो, जब हम इसको आगे देखेंगे थ्योरम्स के बाद, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बेसिकली हर सर्कल पर लाई होने वाले हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस। करेक्ट है, ये इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि आप जब आपने पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो आपने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, दिस मीन्स कि अगर आप वो पॉइंट उसमें पुट कर रहे हो तो उस लाइन में उसका लेफ्ट हैंड पार्ट हमेशा राइट हैंड पार्ट के बराबर आएगा। इसका मतलब ही होता है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट लाई कर रहा है। मैथमेटिकली हम ऐसे ही करते हैं। तो अगर वो ये चीज़ कह रहा है कि अगर वो पॉइंट जो मूव कर रहा है वो पॉइंट ऑब्वियस ही बात है सर्कमफेरेंस पर लाई करेगा। जब वो सर्कमफेरेंस पर लाई करेगा तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स द इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कमफेरेंस की। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वो इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने लाई कर रहे हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। हम नहीं बता सकते उसमें एग्जैक्ट कितने पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो वो सारे पॉइंट्स का सेट अगर बनाया जाए, कलेक्शन अगर बनाया जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ऑन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब कुछ जनरल डेफिनेशन सर्कल के अंदर, कॉर्ड एंड डायमीटर। व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज डायमीटर। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड बेसिकली होता है कि सर्कल के अंदर, है ना, ये बातें आप जानते ही हो, बस रिपीट कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस पर आप कहीं पर दो पॉइंट ले लीजिए। लेट से एक सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ए लिया, सर्कमफेरेंस पे दूसरा पॉइंट बी लिया। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दें, तो जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराओगे, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, ये सेगमेंट जो है अपने आप में कॉर्ड कहलाता है। दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और सर्कल की कॉर्ड अगर कभी सेंटर से पास कर जाए, मान लेते हैं तुमने एक एंड ये लिया और दूसरा ये लिया और वो सेंटर से पास कर गया, तो अगर सर्कल की कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए तो उस कॉर्ड को डायमीटर बोलते हो, ठीक है। तो ये कॉर्ड है अपने आप में, ये भी कॉर्ड है, पर ये कॉर्ड जो है इसका एक अलग नाम हो जाता है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। जब सर्कल की कॉर्ड सेंटर से पास करती है, यानी कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होता है। तो द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डाया ऑफ द सर्कल। और डाया क्या होता है, बेसिकली जो रेडियस होती है वो क्या होगी, हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाते हैं, उस पार्ट को रेडियस बोलते हो। और जब आप उसको डबल कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, डायग्राम वगैरह। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अब कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं, बेसिक थ्योरम्स क्या होती हैं सर्कल पे। तो जब पहले थ्योरम की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, ये देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है, ऐसे जितने भी सर्कल बन सकते हैं जिनका सेंटर सेम हो, सारे क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। जितने भी सर्कल्स आप बना सकते हो जिनका सेंटर सेम है, वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। मान लेते हैं ये जितने भी सर्कल्स हैं इनका सेंटर सेम है, ठीक है। इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस को r2 मान लेते हैं, इसकी रेडियस को r3 मान लेते हैं और इसकी रेडियस को r4 मान लेते हैं। पर सेंटर सभी का सेम है, तो ये सारे सर्कल जितने भी हैं डिफरेंट नाम से, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये सारे क्या हैं,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, करेक्ट है, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अभी तो कॉन्ग्रुएंसी जब हमने देखी थी ट्रायंगल्स में पढ़ चुके हो आप, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम हो, तभी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो सर्कल के केस में भाई सर्कल की शेप तो एक जैसी रहने वाली है, पर साइज सेम कब होगा, जब रेडियस सेम होगी। तो दिस मीन्स अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करें तो आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, है ना। इफ देयर रेडियाई, प्लूरल है रेडियस का, है ना, रेडियस एक सिंगल के लिए यूज करते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये कई, है ना, कई सर्कल्स के लिए। तो जितने भी सर्कल अगर उनकी रेडियस सेम है तो सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगला क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क। आर्क बेसिकली क्या होता है आप जानते हो, आर्क के अगर हम बारे में बात करें तो व्हाट इज आर्क। आर्क का मतलब है कि सर्कमफेरेंस का कोई एक पार्ट, अगर आप सर्कमफेरेंस पे लेट 2 पॉइंट ले लेते हो, अगर आप इनको एक लाइन के द्वारा ज्वाइन करो तो कॉर्ड बन जाएगी, और अगर उस आर्क को, है ना, जो आर्क ए बी है, इस आर्क लेंथ अगर इसकी एल है, अगर मैं इस आर्क लेंथ की बात करूं तो ये जो है अपने आप में आर्क कहलाता है। दिस इज आर्क ए बी, दिस इज आर्क ए बी, तो ये जो है वो आर्क ए बी कहलाता है, करेक्ट। इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर एट द सेंटर, करेक्ट। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या कहलाते हैं, इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर एट द सेंटर। अच्छा, तो दे हैव सेम डिग्री मेजर एट द सेंटर, सेम डिग्री मेजर एट द सेंटर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की बात कर रहा है, ये तो आर्क हो गया, पहले तो हमने आर्क देख लिया। अब अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का मतलब क्या, ऐसा मान लेते हैं ये आर्क जो है, ये आर्क सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, और एक डिफरेंट आर्क है, और एक डिफरेंट आर्क है, ये मैंने लिया, ये लिया, दिस इज सी एंड डी, ये भी एक आर्क है, और ये भी सर्कल के सेंटर पे अगर थीटा एंगल ही बना रहा है, तो जो आर्क ए सी डी है, आर्क सी डी जो है वो आर्क ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, करेक्ट। तो ये हो गया, तो कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई। किसके किस में बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स बोल सकते हैं जब भी सर्कल के आर्क सर्कल के सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड कर रहे होंगे, सेम एंगल सबटेंड कर रहे होंगे, दिस मीन्स दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। एंड ठीक है, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, अगर उनकी रेडियस इक्वल है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है द सर्कल्स हैविंग द सेंटर सेम सेंटर, करेक्ट, लिख लो ये टर्म्स। अगला जो है वो थ्योरम फर्स्ट है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, एक सर्कल के दो आर्क्स या फिर दो सर्कल्स के दो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, करेक्ट है, आर कॉन्ग्रुएंट द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, करेक्ट है। इसका क्या मतलब है, टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, लेट्स से कि अगर मान लेते हैं सर्कल के दो आर्क्स, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बनाया था बिल्कुल सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका ए बी है और यहाँ पर मैं आपका आर्क सी डी ले रहा हूँ। ये अगर सर्कल के सेंटर पे, ये अगर सर्कल के सेंटर पे यहाँ थीटा एंगल बना रहा है और ये सर्कल के एंगल पे भी थीटा एंगल बना रहा है, उसने क्या बोला, उसने बोला देखो लेट सेंटर ओ, क्या रहा है कि यदि दो आर्क्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के दो आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ये आर्क कॉन्ग्रुएंट जब कहलाते हैं द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स का मतलब है ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो है वो इक्वल होंगी। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं,
मान लेते हैं ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, भाई ये रेडियस होगी तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब देखो दो ट्रायंगल अगर लिए जाएं, इसका प्रूफ बहुत आसान है। अगर मैं इसका प्रूफ बताऊं तो देखो भाई, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ओ सी जो है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ना, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ओ सी जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, ओ बी के बराबर हो जाएगी, रेडियस है। आप लिख सकते हो ओ सी जो है वो ओ बी के बराबर है, बोथ रेडियस, ठीक है। रेडियस रीजन क्या है, ऐसी ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है, ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है, ये भी रेडियस, करेक्ट। एंड एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी ये बराबर है एंगल सी ओ डी के, करेक्ट है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ये सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी, आप सी पी सी टी से क्या बोल सकते हो, सी पी सी टी, ये आपने देखा होगा पहले, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ए बी जो है वो सी डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थ्योरम रिकॉल करना है तो प्रूफ आप देख सकते हैं, आसानी है, कोई टफ नहीं है। तो अगला जो है, अगला क्या कह रहा है, कन्वर्स इफ टू chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। नेक्स्ट इज इक्वल chords of a circle और सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, भाई बिल्कुल सही बात है ना, इक्वल chords of a circle। अब भाई जैसे कि ये मिटा रहा हूँ, चलो ये बता दे रहा हूँ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि ये सर्कल था, ये इसकी एक कॉर्ड है, ये इसकी दूसरी कॉर्ड है, और मान लेते हैं उसने दे दिया कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी ये सी डी बराबर है, तो जितने भी सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करेंगी वो दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख लें, ये इसका स्नैपशॉट ले लें या लिख लें, ठीक। ये थ्योरम फर्स्ट जो है ये हो जाएगा। नाउ थ्योरम सेकंड क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन बताते जाता हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा हुआ सारा ही कुछ है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। मान लो वो कह रहा है कि सर्कल में किसी कॉर्ड पर, किसी कॉर्ड ए बी पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या बोला मैंने, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर विच इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एम, है ना। तो सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दिस मीन्स कि सी एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी एम बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। अगर ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब है ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा बी एम, करेक्ट। तो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। तो ये बात आपको पता थी। अगला क्या कह रहा है, कन्वर्स क्या है, सर कन्वर्स भी ट्रू होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर कभी भी जैसे ये नहीं दिया हुआ, इसका उल्टा सोचते हैं। उल्टा सोचने का मतलब, अगर वो कह रहा है कि ये जो है वो पॉइंट है M जो इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर कभी भी आप इससे सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी AB पर, ठीक है। तो कन्वर्स वही है सेम। द सेकेंड पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट
एट इट्स सेंटर। क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स। अब देखो दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये सर्कल है तो ये जो एक कॉर्ड है, ये जो एक कॉर्ड है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये इस तरह से, ये इसको परपेंडिकुलर भी होगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, ये हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर पे। जब भी आप देखोगे सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये लिख लो जल्दी से। ठीक है, अगला थ्योरम थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला केवल एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल होगा ना। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तीनों अगर नॉन कोलिनियर हैं, तो अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला सर्कल अगर हम सोचें, ठीक है, तो केवल एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। देयर इज ओनली वन सर्कल पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इफ टू, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, अपने आप में क्वेश्चन भी समझ सकते हो इनको। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स इन टू पॉइंट्स, है ना, ये दो सर्कल जो है वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स। देखो क्या कह रहा है, मान सिचुएशन क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल हैं और वो दो सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मान, दिस इज अ सर्कल C1, दिस इज सर्कल C2, center is O1 and center is O2, correct? And what is the common chord? This line is common chord. अगर मैं इन point of intersection को join करूँ, if I join the point of intersections of two circles, then I will get the common chord of two circles, correct है? ये अब वो उसने क्या बोला, वो देखो, उसने बोला है ना, देन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अगर मैं सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो वो परपेंडिकुलर होगी बाइसेक्टर इस पर, तो वो इससे परपेंडिकुलर होगी, यानी कि AB पर परपेंडिकुलर होगी वो, करेक्ट है? ये नोट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फोर्थ थ्योरम क्या कह रही है, फोर्थ थ्योरम देखो क्या कह रही है। इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, देखो या तो सर्कल की बात करें या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करें, है ना, एक, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी सेम रेडियस का होगा तो डिफरेंस नहीं आएगा कोई भी। तो पहला पॉइंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक इक्वल की दो कॉर्ड मान के चलता हूं मैं, आर इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमेशा इनकी दूरी समान होती है सेंटर से। जैसे कि भाई कहीं पर भी ना आप दो कॉर्ड ले रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज आर टू कॉर्ड्स, दिस इज AB और ये CD है। तो अगर AB और CD जो है वो कॉर्ड हैं, जब सेंटर से आप डिस्टेंस की बात करते हो तो सेंटर से डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? सेंटर से डिस्टेंस का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि मान लो यार, ये सीधा कर लो थोड़ा सा, जैसे मैं इसको ऐसे ले लूँ, तो जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी जाती है। यानी कि अगर मैं इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ और इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ,
ठीक है, तो सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं क्या है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द, जैसे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था पहले, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, करेक्ट है। तो हमेशा ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल आएगी इन द केस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ये ध्यान रखना है, कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगी, ए बी और सी डी इक्वल होंगी, तो ये चीज़ जो है m और ये चीज़ जो है वो n, ये हमेशा इक्वल आएगी। नोट करें, ठीक है। इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये आपने पढ़ा। कन्वर्स इसका ट्रू है, कन्वर्स पढ़ लो, कन्वर्स ट्रू है। कॉर्ड्स ऑफ अ इक्वल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है ना, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विच आर इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, then the center of circle will lie on angle bisector of these two chords, correct. Third point is of any two chords, अच्छा इसका मीनिंग देख लो एक बार क्या कह रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, अगर कभी किसी पॉइंट से, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉन की जाती हैं ऑन द सर्कल, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू कॉर्ड्स। इसका क्या मतलब है, देखो उसने क्या बोला कि अगर कभी भी एक पॉइंट से दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ की जाती हैं, जैसे लेट से दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो यहाँ से अगर मैं दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करूँ, यहाँ से अगर मैं दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करूँ तो ये सी। तो अगर मैंने क्या बोला कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, लेट से दिस इज अ पॉइंट ए, यहाँ से दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉन की गई, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी क्या है, ए सी के बराबर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई, तो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल विल लाई, कहाँ लाई करेगा, ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू कॉर्ड्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू कॉर्ड्स, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा इस पर हमेशा सेंटर लाई करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें कभी पड़ सकती है, ठीक है। अगला जो है थर्ड है, ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल लार्जर विल बी नियर टू द सेंटर, ठीक है, ये तो कर लोगे आप। एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर अपने को देखना है कि दो कॉर्ड्स में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो विल बी नियर टू द सेंटर, जो कि सेंटर के नियर होगी, करेक्ट। तो इसको लिख लें जल्दी से। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अगला जो है वो थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या कह रही है, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क और एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द लेंथ सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। कहने का मतलब क्या है, देखो इसको समझाते हैं। भाई अपने को पता है कि सर्कल में दो सेगमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट से ठीक,
अब दो सेगमेंट का क्या मतलब है, मान लेते हैं ये वाला, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट और दिस इज मेजर सेगमेंट। ये वाला जो पार्ट है दिस इज मेजर सेगमेंट, है ना, ये जो है वो मेजर सेगमेंट है। ये जो है वो मेजर सेगमेंट है। तो दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट, करेक्ट। अब अगर ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, इसका मतलब आप ये देखें, ठीक है, उसने क्या बोला, द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज अ डबल। अगर वो आर्क के द्वारा, जैसे ये जो है इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो दूसरे वाले सेगमेंट पे जो सबटेंड किया जाएगा उसका डबल होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सेकेंड कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे कि ये तो अब क्लियरली पता लग रहा होगा, जैसे ये जो है ना, ये सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल क्रिएट करेगी, ये 2 हो गए, आप तीसरा भी कोई सोच सकते हो, ये सारे एंगल्स ही इक्वल आएंगे हमेशा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। थर्ड क्या कह रहा था, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पे बना वो हमेशा राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल बना मतलब मान लेते हैं ये जो है ना, ये आपने डायमीटर ले लिया, तो अगर ये डायमीटर है तो ये जहाँ पर भी इसके सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाएगा, यहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नोट कर ले। The arc of a circle subtending a right angle in alternate segment is a semicircle. ठीक है, हाँ, व्हाट इज नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। ये देखो क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ें। एनी एंगल सबटेंडेड बाय a minor arc in the alternate segment is acute and any angle subtended by major arc the alternate segment is obtuse। क्लियर सी बात है भाई। कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ माइनर आर्क, अगर आर्क, देखो आर्क तो अपने को पता ही है ना, दिस ये ए बी है और ये जो है वो माइनर आर्क है, ये जो है वो क्या है, माइनर आर्क है। अगर ये माइनर आर्क है, ए बी जो है वो क्या है, माइनर आर्क, तो बी सी जो है वो क्या है, मेजर आर्क। सॉरी, ये वाला ये माइनर आर्क है, इस पर कोई पॉइंट ले लो ए पी बी, इस पर कोई पॉइंट ले लो क्यू, तो पता लग जाएगा ना, ए पी बी जो है वो माइनर आर्क है, ए क्यू बी जो है मेजर आर्क है। तो कह रहा है एनी एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, माइनर आर्क के द्वारा अगर कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है इन द अल्टरनेट सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट में, लेट से ना कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, एंड एनी एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, है ना, मेजर आर्क के द्वारा इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इसके द्वारा ना कोई दूसरे सेगमेंट में, ये इस पूरे के द्वारा कोई दूसरे मतलब इस तरह का कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ये होगा वो एक्यूट एंगल होगा और ये ऑब्ट्यूज, देखने से दिख रहा है ना, दिस इज एक्यूट एंगल होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये कहना चाह रहा है। नोट कर लें, ठीक। नेक्स्ट जो है वो थ्योरम 7 है। थ्योरम 7 क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स at 2 other points lying on the same side of the line segment. The 4 points are concyclic, that is lie on the same circle. कह रहा है कि if a line segment joining 2 points, है ना, एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट थे, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, ठीक है, ये सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन के सेम साइड वाले सेगमेंट, ठीक है, सॉरी लाइन सेगमेंट के सेम साइड पर। द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, अगर ऐसा हो रहा है, अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो वो चारों पॉइंट जो है कॉन्साइक्लिक होंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइक्लिक? कॉन्साइक्लिक का मतलब वो चारों पॉइंट जो है वो एक ही सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है, लाई ऑन द सेम सर्कल। कॉन्साइक्लिक का मतलब दैट इज लाई ऑन द सेम सर्कल।
ठीक है, आप बना के भी देख सकते हैं इसको, लिख लें थ्योरम 7। अगला जो है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जिसके चारों वर्टेक्स जो होते हैं वो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो जैसा कि मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कॉनसाइक्लिक होगा, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ABCD ये कॉनसाइक्लिक होगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि इसके जो वर्टेक्स हैं A, B, C और D, ये सब एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या होती हैं वो भी हम देख लेंगे। पहला थ्योरम होती है इस पे, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड पहली थ्योरम होती है, द सम ऑफ either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। कहने का मतलब क्या है कि if any quadrilateral is cyclic, let's say कि this is a cyclic quadrilateral, ठीक है। अगर एक cyclic quadrilateral है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, this is A, B, C, D, तो जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड इज एंगल B प्लस एंगल D, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A यानी कि दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 3, ये एंगल 2, ये एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये जो है 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा, करेक्ट। और आप लिख सकते हो द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। भाई जब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। कन्वर्स क्या है? इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर कभी भी कन्वर्स भी ट्रू है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री मींस कि उनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आप बोलोगे वो जो है वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लिख लो और डायग्राम बना लो।
देखो सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम सेकंड है, इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, मैंने कंसीडर किया माई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी, ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, अगर साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रोड्यूस किया जाए ना, आगे बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्यों अपोजिट इंटीरियर, क्योंकि बहुत आसान सी बात है ना भाई, मान लो लेट से आई विल से दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2 और इस एंगल का 3। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एंगल 1 प्लस यूजिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी 1 + 2 बराबर 180 डिग्री होगा, और 1 + 3 ये बराबर भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ना 1 + 3। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। तो बहुत ही आसान सा प्रूव है, लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम थर्ड कह रही है द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल विच इज ऑल्सो साइक्लिक। जैसे कहने का मतलब देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा है, वो ये कह रहा है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल था, अब इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी। Let's say the cyclic quadrilateral is ABCD। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ये और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये, ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे PQRS, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे PQRS, दिस इज P। तो PQRS ये जो है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ऑल्सो साइक्लिक, ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। हियर दीज आर द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, नोट करें। ठीक है, तो ये आपने लिखा। इसके बाद अगला जो थ्योरम है वो क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स पैरेलल हैं,
देन द रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल एंड द डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, नोट कर लें, ये आप कर सकते हो, बस पढ़ दे रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अ साइक्लिक ट्रेपेजियम इज आइसोसेलस एंड इट्स डायगनल्स आर इक्वल। ठीक, कन्वर्स क्या है कि इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज साइक्लिक। ठीक, और इन आइसोसेलस ट्रेपेजियम इज ऑल्सो साइक्लिक। ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, नोट लो। वैसे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने बेसिक सर्कल की जो प्रॉपर्टीज़ देखी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी अपने को जानकारी के लिए पता होना चाहिए, तो इसको आप बस नोट कर लीजिए। करेक्ट है। अगला क्या कह रहा है, व्हेन द अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट पैरेलल आर प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अपोजिट साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आर प्रोड्यूस्ड, अपोजिट साइड्स को प्रोड्यूस किया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल्स बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। चलो बता ही देता हूँ मैं, ऐसा कुछ है, अपोजिट साइड्स को आगे बढ़ा रहे हो तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये जहां भी कट करेंगे 90 डिग्री पे कट करेंगे। करेक्ट। अब टेंजेंट वाली कुछ थ्योरम्स होती हैं, टेंजेंट वाली थ्योरम और पढ़ लेते हैं। तो पहली थ्योरम क्या कह रही है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई क्या कह रहा है, जैसे एक सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, मान लेते हैं किसी पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ओ से अगर हम परपेंडिकुलर ये डालें, ठीक है, रेडियस को मिलाने वाली पॉइंट है ना, सेंटर से अगर हम ज्वाइन करेंगे इसको तो ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये पता है अपने को। कन्वर्स क्या है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट टू द सर्कल। कन्वर्स भी अपना ट्रू है इसका। थोड़ा जल्दी करते हैं। थ्योरम सेकंड क्या है कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, भाई अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो सर्कल डाली, दो टेंजेंट खींची जा रही है, इसमें क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं वो सारे रिजल्ट देख लो। वो कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई सर्कल पर, एक यहाँ से ये ठीक है। तो कह रहा है इफ टू टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर इक्वल। पहली बात क्या होगा, ये इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब AP बराबर AQ होगा, पहली चीज AP AQ के बराबर होगा। सेकंड बात क्या है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करेंगी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करेंगी। ठीक है, सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करेंगी। ठीक, और क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एट द पॉइंट, और ये यहाँ पर भी इक्वली इंक्लाइंड होंगी। करेक्ट, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, नोट कर लो टेंजेंट पर। अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम थर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड अ सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड, द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल इन एरिया टू द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टू सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक, अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लेते हैं कि ये दो कॉर्ड हैं, ठीक है, तो इस पर एक रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, यहाँ भी वैलिड होगा। अगर ये पॉइंट देखो, यहाँ पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, हियर पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल, हियर द पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, तो इस केस में भी जो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होगा ये वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। तो दोनों के लिए ही दोनों डायग्राम बनाएं और लिखें PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, दोनों के लिए ही वैलिड है, लिखें।
ठीक है, अगला थ्योरम जो है वो क्या कह रहा है वो देखो। अगर इस तरह से है कुछ, ठीक है, ये तो सीकेंट है, तो ये P और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर एक रिजल्ट होता है PA इंटू PB, दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर। PA इंटू PB बराबर होता है PT स्क्वायर। PA इंटू PB दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर। इफ PAB इज अ सीकेंट टू अ सर्कल, PAB यदि किसी सर्कल पर सीकेंट है, PAB अगर किसी सर्कल पर सीकेंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B, मान लेते हैं सीकेंट, अपने को पता क्या होता है, तो अगर ये PAB सीकेंट है, तो अगर ये A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है और PT इज द टेंजेंट सेगमेंट, अगर PT जो है वो टेंजेंट है, तो क्या होगा, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर होगा। PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर होगा, करेक्ट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द टू सेगमेंट्स, है ना, दो सेगमेंट्स के द्वारा, ये ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो पहले वाले का भी, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है एरिया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पर अपने को जो काम में आने वाली चीज़ है वो ये, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टू सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स के द्वारा एरिया बनेगा ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर देखो थ्योरम फिफ्थ कह रहा है कि इफ़ अ कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, भाई एक कॉर्ड जो है वो कहाँ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ड्रॉन की जा रही है, ठीक, टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, ये टेंजेंट है, आपका दिख रहा है, ये टेंजेंट है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो ये देखो, एंगल AQ जो है, AQ समझ रहे हो, ACB, एंगल ACB, दिस एंगल इज एंड BAP, ये वाला एंगल देखो ना, AQ वाला जो एंगल है ये, ठीक है, और ACB इज दिस एंगल ACB, BAP बराबर ADB, BAP ये वाला एंगल जो है BAP ये बराबर होगा ADB के, ADB, ठीक। कन्वर्स क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, करेक्ट, ऑफ अ सर्कल, सो दैट द एंगल फॉर्म्ड विद द कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट एंड द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, करेक्ट। ये ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर्कल की प्रॉपर्टी में, सर्कल के चैप्टर के लिए। अब ये यहाँ तक जो हमने पार्ट देखा है वो पार्ट जो है वो क्या है कि केवल थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट किया है जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ी है ना। 9-10 में जो पार्ट पढ़ा हुआ तुमने, जिसमें आपने देखा था कि सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो वाला पार्ट था, वो हमने रिवाइज़ किया है। यहाँ से जो है तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सर्कल, जो अब तुम्हें पढ़ना है, जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितने तरीके से लिखी जाती है, हमने लाइन के केस में देखा था, और लाइन और सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, या फिर टेंजेंट की प्रॉब्लम कैसे होंगी। तो उसके लिए जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, रिवाइज करी हैं, उनकी हेल्प हम उनका फंडामेंटल हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार हमने वो चीज़ें रिकॉल करी। अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ अभी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वो देखो। तो यहाँ से बेसिकली आपका चैप्टर जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अपने प्रीवियस जो 9-10 का उसको रिकॉल किया बस, ठीक। तो सेंटर फॉर्म जो होती है, पहला सेंटर फॉर्म होती है सर्कल की, वो होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस h का होल स्क्वायर इज प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, जहाँ पर h और k सेंटर होते हैं, r रेडियस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ सर्कल की, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कल, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब ये है कि अगर ये सर्कल है और इसका सेंटर जो है वो h, k है, इसका सेंटर h, k है, ये रेडियस r है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी जाती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाए, एक तरीका और भी होती है पर हमने पहला जो है सेंटर फॉर्म इसको बोल देते हैं इन जनरल, सेंटर फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज रिटन एज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। दिस मीन्स यहाँ पर जो h कॉमा के है, h कॉमा के रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ सर्कल। h कॉमा के जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और r जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। r किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को। तो h कॉमा के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ सर्कल को। r जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल को। लिखें, नोट करें। ठीक है, अब मान ले, लेट से कि अभी हमने देखा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। हमने देखा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर मैंने डिफाइन किया h के जो है वो सेंटर है और r जो है वो रेडियस है। r जो है वो रेडियस है। अगर मान लो सेंटर जो है, मैं मान लूँ कि सेंटर जो है वो ओरिजिन है, सेंटर जो है वो ओरिजिन का मतलब अपने आप नहीं पता है 0 0, तो यानी कि h और k कितना हो गया? h के को 0 0 से रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेंटर, कोई ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है तो उसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लिख लें। हाँ भाई, कुछ केसेस हैं। पहला जो है वो क्या कह रहा है? वही चीज़ मैंने बताई आपको कि सेंटर इज द ओरिजिन, तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज 0, लेट से कि रेडियस जो है सर्कल की 0 है और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी भाई? अगर मान लेते हैं रेडियस 0 है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने देखा वो पहला पार्ट आपने देख लिया। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड क्या है। इन जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लेते हैं रेडियस 0 है। अगर रेडियस 0 है तो रेडियस 0 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो है ये पॉइंट सर्कल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट सर्कल। ये क्या कहलाता है? ये पॉइंट सर्कल कहलाता है। ठीक है, पॉइंट सर्कल का मतलब ये। करेक्ट, नोट करें। थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है कि व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सेस, देन ये छोटे छोटे टर्म जो है पॉइंट सर्कल का, ये आप नोट करते चलिएगा। व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सेस देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, अगर सर्कल एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर मान लेते हैं एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, यहीं पे देख लो यार, चलो बता ही देता हूँ। ऐसा मानो कि ये जो है ना सर्कल था और ये एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। तो सोचो इसकी जो सेंटर है वो क्या है? h कॉमा के है, h कॉमा के है। अगर सेंटर h कॉमा के है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है रेडियस, ये y का काम करेगी, तो यही तो k होगा, यही रेडियस हो जाएगी इस केस में, यही रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो h है, सॉरी ये तो h क्यों होगा? h तो पूरा होगा ना, h तो पूरा होगा ना वहां से वहां तक। तो ये सेंटर है अगर, ठीक है, तो ये k हो जाएगा। अगर ये k है तो अब इक्वेशन कैसे हो जाएगी भाई? हमने पढ़ा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर
लेकिन रेडियस भी इसके ऑर्डिनेट के बराबर हो गई ना, रेडियस भी ऑर्डिनेट के बराबर हो गई। तो अगर रेडियस ऑर्डिनेट के बराबर हो गई तो ये किसके बराबर है, के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में हो जाएगा, डायग्राम बनाए और लिखें, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लिखें। अगला जो है, अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, टचेस y एक्सिस, तो सर्कल अगर y एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, देखें। सर्कल अगर y एक्सिस को टच करेगा तो ये जो है, ये पॉइंट C h, K है, ये पॉइंट C h, K है, ये h है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो सर्कल अगर टच करेगा किसको, है ना, y एक्सिस को, सर्कल अगर y एक्सिस को टच करेगा, सर्कल अगर y एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखो इस केस में क्या हो जाएगा यार, जो रेडियस है वो h के बराबर हो जाएगी, तो रेडियस अगर h के यानी कि एब्सिसा के बराबर हो जाएगी तो ये h स्क्वायर आ जाएगा। बना लो और लिख लो। अगला जो है, व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस, सर्कल अगर दोनों एक्सेस को टच कर जाए तब क्या होगा। अब देखो, अब समझो, मान लो यार कि ये सर्कल था तुम्हारा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सर्कल ये दोनों जगह पे टच कर गया, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात है। अगर ये दोनों जगह टच कर गया, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा रहा हूँ ताकि पहले आपको मैं चीज़ें समझा दूँ इसमें। अच्छा यार, अगर ये दोनों जगह टच कर गया तो अपने को पता है ना, सेंटर से ये किसका काम करेगा, वाई एक्सेस, सोचना मेरी बात, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस भी टेंजेंट का काम करेगा, एक्स एक्सेस भी टेंजेंट का काम करेगी। तो ये जो है ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। तो इसको मैं कुछ भी मान लूँ, आपका जो दिल करे वो मान लो आर, मान लो ये आर है, तो ये पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, आर कॉमा आर हो गया, दिस पॉइंट इज आर कॉमा आर, है ना। अच्छा अब यही रेडियस भी होगी, यही रेडियस भी होगी, तो ये रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस सब कुछ बराबर होंगे, रेडियस भी आर है, ये रेडियस भी आर है। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या होगा, x माइनस एच, एच की जगह क्या, r का होल स्क्वायर, y माइनस के, y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा कुछ। इन्होंने h लिखे किया, h माना है तो सब जगह h आ जाएगा, r मानोगे तो r हो जाएगा, k मानोगे तो k हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हो, लिखें। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज h, के, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, चलो बना रहा हूं यहाँ पे, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। दिस पॉइंट इज O विच इज 0,0। अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज h, के, हियर द सेंटर विच इज h, के, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज h, के, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है h, के, रेडियस इज h स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर r, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियस भाई ये देखो ना, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में होगा क्या, आप इसको ज्वाइन कराओगे, इसको ज्वाइन कराओगे, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, और अपन ने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट भी करता है, उससे कोई ऐसा लेना देना नहीं है मेरा। अगर ये पॉइंट h, k है तो मुझे ये जरूर पता लग गया कि ओरिजिन से इसकी दूरी में ये h होगा और ये k होगा। अगर ये h, k है तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस, अगर मैं इसको P नाम दे दूं तो इन ट्राइंगल दिस, ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि, और यही क्या है, रेडियस है, तो r बराबर क्या दिख गया, r बराबर दिख गया अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, करेक्ट है। एंड इंटरसेप्ट कट ऑन x एक्सिस इज OP इज इक्वल टू 2h,
बिल्कुल सही बात है भाई। अपन ने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट भी करता है, अभी बताया था मैंने। जब बाइसेक्ट करता है तो जो ये जो है ना, अच्छा इनने पी मत मानो, पी इनने इसको बोला हुआ है, अब इसको एम मान लो यार, तो इसको एम मान लो, ये पी मान लो, ये क्यू। तो जो ओ पी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ पी इज ट्वाइस एच, क्योंकि अगर ये एच है तो ये 2h हो जाएगा। ऐसी सेम तरीके से ना, ये अगर के था, ये अगर के था तो ओ क्यू पूरा कितना हो जाएगा, सेम तरीके से ओ क्यू जो है वो हो जाएगा 2k। ठीक है, तो ओ एच क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ओ पी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ओ क्यू क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। करेक्ट। इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी जाती है वो देखो। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी जाएगी अपने को पता ही, सारी बात देखो। इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर h कॉमा के, ये ध्यान है सेंटर h कॉमा के, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। रेडियस क्या है, रेडियस है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। करेक्ट। तो उस केस में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखो, इसको स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx, यहाँ स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky, है ना। तो बराबर का क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर ये काट दूं, एच स्क्वायर के स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0। ये आ जाएगा अपना इक्वेशन। ठीक है, लिखें, इसको नोट करें। ये क्या होगा, अगला जो है नोट लिख लें, सेंटर ऑफ द सर्कल में एग्जिस्ट इन एनी क्वाड्रेंट। भाई अपने को नहीं पता सेंटर ऑफ सर्कल किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है ना। इन जनरल हम क्वेश्चन की अप्रोच से बात करें तो सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पर भी, कहीं भी हो सकता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये पता ही है। तो इसीलिए क्या होता है, हेंस फॉर जनरल केसेस यूज प्लस माइनस बिफोर एच एंड के। तो उस केस में हम एच के पहले इन जनरल की बात करें तो ये प्लस माइनस यूज करते हैं, नोट करें। ठीक, तो ये जो हमने पार्ट आज सर्कल में कंप्लीट किया है, यहाँ जो पहला टाइप है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल विच इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे एच के सेंटर होता है, आर रेडियस होती है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर्कल की, और इसकी हेल्प से कैसे ड्राइव करेंगे इसको, ये हम देखेंगे। तब तक आप ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ और स्टैंडर्ड फॉर्म तक रिवाइज करें। थैंक यू।